हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमी फॉर CSE। फ्रेंड्स, आज पीटी जज योरसेल्फ प्रोग्राम का 5वां वीडियो है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी के द्वारा 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और CDPO प्रारंभिक परीक्षा के लिए एग्ज़ाम की डेट अनाउंस कर दी गई है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न से रिलेटेड निरंतर वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर 67वीं बीपीएससी और CDPO प्रीलिम्स की सिलेबस को देखें तो इस चार्ट के जरिए आप समझ सकते हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न टॉपिक से संबंधित, विभिन्न सब्जेक्ट से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पूछा जाएगा। और आज इसी सीरीज के रूप में हमारे द्वारा 40 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर से संबंधित, जो कि रिसेंट के डेज के सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर हैं, उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आज डिस्कस किया जाएगा। आज के इस वीडियो में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में प्रश्न को अवेलेबल किया गया है। आप सुविधा अनुसार इसे देखकर प्रश्नों का हल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021 के अंतर्गत कितने अपीलिएट ट्रिब्यूनल समाप्त कर दिए जाएंगे? ऑप्शन हैं 7, 9, 8, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो कि अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल संसद में पेश किया गया था और इसके तहत प्रावधान किया गया कि न्यूनतम 8 ट्रिब्यूनल को समाप्त किया जाएगा। तो अगर प्रश्न में 8 या 9 दोनों विकल्प रहेंगे तब आपको आंसर 8 देना होगा, क्योंकि प्रावधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न्यूनतम 8 ट्रिब्यूनल को समाप्त किए जाएंगे। लेकिन अगर विकल्प में 8 नहीं दिया हुआ हो तब आपको आंसर 9 लगाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूंकि 8 दिया हुआ है विकल्प, तब आपको आंसर 8 लगाना है। यानी कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021 पेश किया गया, जिसके तहत न्यूनतम 8 अपीलीट ट्रिब्यूनल को समाप्त किए जाने की घोषणा की गई है। तो एक का आंसर हो जाएगा आपका C, यानी कि 8। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। कमोडोर कासरगोड पटना सेठी गोपाल राव का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था? विकल्प हैं 1958, 1971, 1979, 1985, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न है कि आखिर जिन्हें महावीर चक्र दिया गया वे व्यक्ति हैं कौन? कमोडोर कासरगोड पटना स्वामी गोपाल राव, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये जो हैं वह 1971 के भारत पाक वार से संबंधित रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए उस समय इनकी वीरता को देखकर भारत सरकार के द्वारा महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें महावीर चक्र से कब सम्मानित किया गया? 1971 ईस्वी में। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका B, यानी कि कमोडोर कासरगोड पटना सेठी गोपाल राव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें 1971 ईस्वी में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था और ये भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी से संबंधित रहे हैं। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका B। अगला प्रश्न को देखते हैं। चुनावी कैंडिडेट का आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक न करने पर किसने बीजेपी और कांग्रेस समेत 8 दलों पर जुर्माना लगाया है? केंद्र सरकार ने, नीति आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, यहाँ से 2 प्रश्न बनने की संभावना है। पहला प्रश्न है कि किस संस्था के द्वारा जुर्माना लगाया गया, तो आपको संस्था का नाम भी याद रखना है और यह भी याद रखना है कि कितने राजनीतिक दलों पर जुर्माना लगाया गया है। इसके पहले अगर आप सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट को अगर आपके ध्यान में होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित किसी भी व्यक्ति को अगर टिकट दिया जाता है तो उससे संबंधित सारे रिकॉर्ड को वे अपने वेबसाइट के जो होम पेज हैं, पेपर, इन सब जो विज्ञापन आता है वहाँ पर वो जगह देंगे। लेकिन इन सभी राजनीतिक दलों ने इस वर्डिक्ट का मान नहीं रखा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन 8 दलों पर जुर्माना लगाया गया है। एनसीपी जैसे कुछ दल ऐसे हैं जिन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बीजेपी कांग्रेस 8 लाख का जुर्माना लगाया गया है। वहीं बीजेपी कांग्रेस जैसे कई दल हैं जिस पर कुछ पर 1 लाख का भी जुर्माना लगाया गया है। तो यह जुर्माना किस संस्था ने लगाया है? सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। कितने राजनीतिक दलों पर लगाया है? तो 8 राजनीतिक दलों पर लगाया है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका C।
चौथा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने वाले भारत के कौन से प्रधानमंत्री बन गए हैं? पहले, तीसरे, चौथे, पांचवें, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत हाल ही में अभी अस्थायी सदस्य यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का बना हुआ है और इसी के तहत अगस्त माह की जो अध्यक्षता, सिक्योरिटी काउंसिल की अगस्त माह की अध्यक्षता की बागडोर भारत के पास है। और ऐसा करने वाले यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो कैमें प्रधानमंत्री बने? तो पहले प्रधानमंत्री बने हैं। किस माह की अध्यक्षता इन्होंने की है? तो अगस्त माह की। ठीक है, तो मंथ भी आप मंथ को भी आपको याद रखना है और यह नंबर भी याद रखना है। ठीक है, तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न को देखते हैं, किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है? दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, केरल सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, यह प्रश्न हिस्ट्री से संबंधित है लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। काकोरी कांड भारत में जब क्रांतिकारी आंदोलन का दौर चल रहा था तो 9 अगस्त 1925 का समय था। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां जैसे कई क्रांतिकारियों के नेतृत्व में काकोरी कांड, जो कि 9 अगस्त 1925 को यह घटना घटित हुई थी, तो इससे संबंधित इसकी यादगार में काकोरी कांड का नाम बदलकर सरकार के द्वारा, किस सरकार के द्वारा किया जाएगा? तो आप स्वाभाविक अंदाजा लगा सकते हैं कि यह जो काकोरी स्थल जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है और काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन करार दिया। ठीक है, तो कांड के जगह पर इन्होंने ट्रेन एक्शन, इन्होंने इस घटना को रखा है। तो यह किसके द्वारा, किस सरकार के द्वारा की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, यानी 5 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, 6ठा नंबर प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो भारत का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, यहाँ से 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। पहला कि इससे संबंधित मंत्रालय कौन सा है और दूसरा यह कब आयोजित की जाएगी। तो अगर इसके आयोजन के बारे में चर्चा की जाए तो यह 20 अक्टूबर 2021 ईस्वी को इसका आयोजन किया जाएगा और इससे संबंधित जो मंत्रालय है वह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, यानी कि 6 का आंसर हो जाएगा डी। भारत का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा 20 अक्टूबर 2021 ईस्वी को आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न को देखते हैं, 7वां नंबर, यस बैंक ने निम्न में से किसे अपना नया मुख्य सूचना अधिकारी यानी कि CIO नियुक्त किया है? ठीक है, तो यस बैंक का नए CIO चीफ मुख्य सूचना अधिकारी, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर नियुक्त किया गया है। इसके विकल्प हैं महेश राममूर्ति, राहुल सचदेवा, अनिल अग्निहोत्री, महेश भारद्वाज, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यस बैंक के जो नए CIO चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं वे हैं महेश भारद्वाज, यानी कि 7 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि महेश भारद्वाज। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल का निर्माण किया है? द इंडियन एयर फोर्स हैज कंस्ट्रक्टेड द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? सिक्किम, नागालैंड, लद्दाख, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लद्दाख में। भारतीय वायुसेना के द्वारा हाल ही में लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह पहली बार ऐसा भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर है। तो इसका कहाँ पर इसका निर्माण किया गया? तो लद्दाख में। 8 का आंसर हो जाएगा आपका सी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं,
आईपीसीसी ने हाल ही में क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस शीर्षक से अपनी कौन सी मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की। हाल ही के दिनों में बहुत ज़्यादा खबरों में था। एक तो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित यहाँ पर पहले से ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित यहाँ पर आपको फैक्ट्स दिए गए थे कि किस प्रकार से टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है। तो यह कौन सी रिपोर्ट थी आईपीसीसी के द्वारा जारी की गई? पहली रिपोर्ट थी, तीसरी रिपोर्ट, चौथी रिपोर्ट, छठी रिपोर्ट, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए हाल ही में आईपीसीसी के द्वारा छठी रिपोर्ट जारी की गई थी, ठीक है। और इसका जो शीर्षक दिया गया था आईपीसीसी के द्वारा, क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। तो आपको शीर्षक का नाम भी याद रखना कि आखिर वह शीर्षक किस शीर्षक के नाम से यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और कौन सी रिपोर्ट है, यह तो महत्वपूर्ण है ही। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका डी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। किस दिग्गज फुटबॉलर ने फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है? आर्यन रोबोन, लियोनेल मेसी, संदेश झिंगन, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। यहाँ विकल्प आपको चूज करने हैं। तो देखिए हाल ही में लियोनेल मेसी ऐसे फुटबॉलर बने हैं। लियोनेल मेसी आपने नाम सुना होगा, अभी वर्ल्ड के नंबर 1 फुटबॉलर हैं, तो वे हैं लियोनेल मेसी। और इन्होंने अब फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन के साथ, पीएसजी के साथ 2 साल का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो ऐसा करने वाले फुटबॉलर कौन से हैं? लियोनेल मेसी। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का आंसर बी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, Who has announced the National Edible Oil Mission Oil Palm to make the country self-reliant in the field of edible oil? किसने खाद्य तेल के क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता बनाने के लिए नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम की घोषणा की है? राजनाथ सिंह ने, हरदीप सिंह पुरी, जितेंद्र सिंह, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम की घोषणा की गई है। अगर इसके बारे में थोड़ी चर्चा की जाए तो अभी खाद्य तेल का जो आयात किया जाता है, सर्वाधिक खाद्य तेल का आयात कहाँ से किया जाता है? सिंगापुर से किया जाता है। फैक्ट भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो यह सिंगापुर से सर्वाधिक खाद्य तेल यहाँ पर आयात किया जाता है। और अगर टोटल आयात की चर्चा किया जाए, कुल कितना आयात किया जाता है, तो कुल आयात लगभग 11,000 करोड़ रुपये की आयात की जाती है। यानी कि नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम की घोषणा नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। अगर इसका बैकड्रॉप के रूप में देखें तो खाद्य तेल का सबसे ज़्यादा खाद्य तेल कहीं से अगर आयात किया जाता है तो सिंगापुर से आयात किया जाता है। और कुल आयात जो की जाती है लगभग 11,000 करोड़ रुपये की आयात राशि होती है। तो 11 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस महिला पहलवान को सस्पेंड कर दिया है? सोना मलिक, साक्षी मलिक, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर आप टोक्यो ओलंपिक के दौरान न्यूज़पेपर पर आपने नज़र बनाई होगी तो यह न्यूज़ आपको आपकी पकड़ में आ जाएगी कि अनुशासनहीनता के चलते किस महिला पहलवान को सस्पेंड कर दिया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि विनेश फोगाट को अनुशासनहीनता के आरोप में भारतीय कुश्ती महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान वहां से सस्पेंड कर दिया है, यानी कि निलंबित कर दिया है। तो 12 का आंसर हो जाएगा डी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न को हमेशा याद रखिए। हाँ दोस्तों, हमारे द्वारा एक महत्वपूर्ण सूचना बीच में आपको दे रहा हूं। हमारे द्वारा प्रीलिम्स की तैयारी के लिए जहां पीटी जज योरसेल्फ प्रोग्राम को चलाया जा रहा है, वहीं 67वीं बीपीएससी मेंस परीक्षा की तैयारी के लिए मेंस सैटेलाइट प्रोग्राम के जरिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम पर फोकस किया जा रहा है। अगर हमारे पिछले अनुभव को देखा जाए, जिसमें हमारा 66वीं बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम भी शामिल है, तो इसमें हमारे द्वारा तैयार किए गए कई मॉडल आंसर में कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो वहाँ पर आयोग के द्वारा पूछे गए हैं। आप हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाइए, हमारे प्रीवियस वीडियो को सर्च करिए, वहाँ से आप टॉपिक को मैच कर सकते हैं, जिसमें कई सारे ऐसे टॉपिक हैं। अगर मैं आपको हिंट्स के रूप में बता दूं तो भारत में संघात्मक क्यों मजबूत है, कौन कौन से एकीकृत व्यवस्था की विशेषताएँ हैं, इसे भी हमने डिस्कस किया था और यह पॉलिटी के अंतर्गत पूछा गया है। कोविड-19 से संबंधित कई सारे फैक्ट्स को हमने डिस्कस किया था। बिहार की अर्थव्यवस्था को हमने डिस्कस किया था,
जिससे संबंधित भी प्रश्न आ चुके हैं। तो आप अगर 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स जज योरसेल्फ प्रोग्राम के साथ साथ मेंस सैटेलाइट प्रोग्राम का भी आप फ़ायदा उठाइए और इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स फॉर सीएसई से अवश्य जुड़िए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कौन सा ऐप विश्व भर में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है? टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो अगर सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाले ऐप की चर्चा की जाए तो वह है टिकटॉक, यानी कि 13 का आंसर हो जाएगा ए। 14 नंबर प्रश्न है, भारतीय एथलीट महासंघ की समिति के अनुसार देश में हर साल किस तारीख को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा? 12 मार्च, 7 अगस्त, 20 अप्रैल, 15 जनवरी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? देखिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में जेवलिन थ्रो डे मनाने की घोषणा तब की गई जब नीरज चोपड़ा के द्वारा टोक्यो ओलंपिक जब खेल का आयोजन किया गया। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक, जिसे जेवलिन थ्रो इंग्लिश में कहा जाता है, तो इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और स्वर्ण पदक जीतने की खुशी में भारतीय एथलीट महासंघ के द्वारा उस दिन को, जिस दिन उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, यानी कि वह दिन 7 अगस्त का दिन था, उस दिन भारतीय एथलीट महासंघ के द्वारा जेवलिन थ्रो डे मनाने की घोषणा की गई और यह घोषणा नीरज चोपड़ा के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के उपलक्ष्य में मनाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 7 अगस्त, यानी कि 14 का आंसर बी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 15 नंबर प्रश्न, लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा जारी 181 देशों में वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत कितने स्थान पर है? 132, 142, 162, 122, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? यह सूचकांक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न से संबंधित 2-3 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। पहला प्रश्न, यह रिपोर्ट का, सबसे पहले रिपोर्ट का नाम देखिए, वैश्विक युवा विकास सूचकांक। रिपोर्ट का नाम है वैश्विक युवा विकास सूचकांक। कौन जारी करता है? तो यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है कि राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा जारी, यानी कि जारी करने वाला जो संस्थान है वह है राष्ट्रमंडल सचिवालय। ठीक है। कुल देश हैं 181, कुल देशों की संख्या 181 है। अब प्रश्न है कि इसमें भारत कहाँ पर स्थित है, भारत का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का स्थान 181 देशों में 122वां स्थान है, यानी कि 15 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि वैश्विक युवा विकास सूचकांक जो कि राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत का स्थान 122वां है और कुल इस सूचकांक में कुल 181 देश शामिल हुए। तो 15 का आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 2 मई, 10 मई, 18 मई, 25 मई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो यह सिंपल प्रश्न है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं। विश्व थायराइड दिवस जो है वह प्रतिवर्ष 25 मई को मनाया जाता है, यानी कि 16 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी? सुंदरबन, संजय गांधी, जिम कॉर्बेट, भीतरकनिका, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है, सबसे पहले यह देखिए कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत क्यों की गई थी। तो यहाँ नाम से ही स्पष्ट है कि टाइगर के संरक्षण के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अब प्रश्न है कि यह कहाँ से की गई थी? तो उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अगर जिम कॉर्बेट की स्थापना की चर्चा किया जाए तो 1936 ईस्वी में जिम कॉर्बेट की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर बाघों के संरक्षण के लिए जो 1973 ईस्वी में शुरुआत की गई थी, वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में स्थित है वहां से इसकी शुरुआत की गई थी और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 18 नंबर प्रश्न है, कार्बेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, गोवा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए सबसे पहले यह देखिए कि आखिर ये कार्बेलिया नृत्य फेमस क्यों है।
या यूनेस्को के द्वारा जो लिस्ट जारी की जाती है अमूर्त धरोहर की लिस्ट, उसमें यह शामिल है करबेलिया नृत्य। और करबेलिया जो नृत्य है वह राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान का एक लोकप्रिय नृत्य है करबेलिया नृत्य, जिसे यूनेस्को के द्वारा अमूर्त वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, वहाँ पर जगह दी गई है। तो दोस्तों 18 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि करबेलिया नृत्य भारत के राजस्थान राज्य से संबंधित है, राजस्थान का एक लोकप्रिय नृत्य है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। मयूरभंज लौह उत्पादन क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों मयूरभंज लौह उत्पादन क्षेत्र, अगर मयूरभंज लौह उत्पादन क्षेत्र की चर्चा किया जाए तो भारत के यह उड़ीसा प्रांत में या राज्य उड़ीसा राज्य में यह स्थित है, यानी कि मयूरभंज लौह उत्पादन क्षेत्र भारत के उड़ीसा में स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 19 का सी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया? 1959, 1960, 1961, 1962, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए यहाँ प्रश्न पर आपको ध्यान देना होगा, गोवा को एक राज्य के रूप में नहीं पूछा गया बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा कब दिया गया, यानी कि गोवा एक यूनियन टेरेटरी कब बना। तो देखिए गोवा पर अगर देखा जाए तो पुर्तगाल का आधिपत्य रहा है 1961 ईस्वी तक, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा वहाँ पर सेना को भेजकर गोवा को पुर्तगाल के चंगुल से स्वतंत्र कराया गया और उस समय गोवा को एक यूनियन टेरेटरी के रूप में भारत में शामिल किया गया, यानी कि 1961 ईस्वी में भारत के अंतर्गत गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और उस समय तक पुर्तगाल का आधिपत्य था। पुर्तगाल के आधिपत्य समाप्त होते ही यह भारत में केंद्र शासित प्रदेश बना था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1961। अगला प्रश्न 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक की अगर चर्चा की जाए तो भारत के अंतर्गत केरल है और यही केरल राज्य है जहां से काली मिर्च का जो निर्यात पुर्तगालियों के द्वारा की जाती थी। तो काली मिर्च के लिए केरल बहुत पहले से ही फेमस रहा, इसका हिस्टोरिकल भी इसी से जुड़ा हुआ रहा है। और जब पुर्तगाल सबसे पहले भारत में विदेशी व्यापारी के रूप में भारत आए थे तो वह केरल में गए थे और वहाँ से वे काली मिर्च का निर्यात करने लगे थे, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा मुनाफा उन्होंने कमाया था। तो काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है तो वह है केरल, यानी कि किसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 22 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच एक विभाजन रेखा बनाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेज फॉर्म ए डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द गंगास प्लेन एंड द दक्कन प्लेट, यानी कि गंगा का मैदान और दक्कन के पठार के बीच जो विभाजन रेखा बनाती है वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, अजंता, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों विंध्य पर्वतमाला ऐसी पर्वतमाला है जो गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच एक विभाजन रेखा बनाती है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 22 का आंसर बी, यानी कि विंध्य पर्वतमाला। 23 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। मणिपुर राज्य को नागालैंड राज्य से अलग करने वाली पहाड़ी श्रृंखला के रूप में जाना जाता है, यानी कि कौन सी ऐसी पहाड़ी श्रृंखला है जो मणिपुर और नागालैंड के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती है या दोनों राज्यों को सेपरेट करती है? अराकान पहाड़ी, पटकाई पहाड़ी, बरैल पहाड़ियाँ, मणिपुर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पटकाई पहाड़ियाँ। अगर आप भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की ज्योग्राफिकल स्टेटस को देखेंगे तो पटकाई की जो पहाड़ी है वह मणिपुर राज्य को नागालैंड राज्य से अलग करती है, यानी कि पटकाई पहाड़ी ऐसी पहाड़ी श्रृंखला है जो मणिपुर और नागालैंड के बीच सीमा रेखा का या फिर दोनों को विभाजित करने का कार्य करती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पटकाई की पहाड़ियां। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 24 नंबर प्रश्न। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका हिस्सा है? स्ट्रक्चरली द मेघालय रीजन इज अ पार्ट ऑफ विच? ए शिवालिक रेंज, बी दक्कन का प्लेट, सी ग्रेटर हिमालय, डी अरावली श्रेणी, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दक्कन का पठार। यानी कि संरचनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो मेघालय का जो क्षेत्र है वह दक्कन के पठार का एक हिस्सा है, यानी कि मेघालय रीजन इज अ पार्ट ऑफ दक्कन प्लेट। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगले प्रश्न को देखते हैं।
फीफा ने घोषणा की है कि 2022 का वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया जाएगा। यानी कि फीफा के द्वारा यह घोषणा की गई है कि 2022 का विश्व कप किस देश में आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है। सिंपल वे में यही प्रश्न पूछा जा रहा है। यूएई, इजराइल, कतर, जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया की राजधानी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए यहाँ से दो प्रश्न बनने की संभावना है। पहला प्रश्न कि फीफा वर्ल्ड कप अगला फीफा वर्ल्ड कप कब आयोजित किए जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2022 में। अगर यही प्रश्न पूछा जाए कि कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा कतर में। यानी कि फीफा के द्वारा 2022 वर्ल्ड कप कतर में आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है, वहाँ फैसला किया गया है। यानी कि 25 का आंसर हो जाएगा आपका सी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। ओलंपिक में हॉकी किस वर्ष शुरू की गई थी। यहाँ पर वर्ष भी दिया हुआ है और स्थान का भी नाम दिया हुआ है। अब दोनों को देखकर आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। 1908 लंदन में, 1920 एंटवर्प में, 1936 बर्लिन में, 1956 मेलबर्न, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए अगर ओलंपिक में हॉकी की चर्चा किया जाए तो 1920 में इसकी शुरुआत की गई थी। बेल्जियम में स्थित एंटवर्प जगह है, वहाँ पर 1920 में यह सबसे पहले खेला गया था। तो 26 का आंसर हो जाएगा बी। यानी कि 1920 में ओलंपिक में हॉकी की शुरुआत की गई थी और पहला बार इसे बेल्जियम एंटवर्प में खेला गया था। तो 26 का आंसर बी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, T20 क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले भारत के पहले गेंदबाज कौन हैं। शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, दीपक चहर, कुलदीप यादव, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर होगा T20 क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाले भारत के गेंदबाज तो दीपक चहल। दीपक चहल ऐसे पहले गेंदबाज भारत के बने हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने का कार्य किया है। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका सी। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 28वां नंबर प्रश्न, मलिक काफूर किसका गवर्नर जनरल था। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मलिक काफूर, आपने अगर हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने इस पर गौर किया होगा कि मलिक काफूर जो था वह अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित रहा है। जिस समय अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का शासक रहा है, तो यह खिलजी वंश का शासक रहा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश का जब शासन आता है तो अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है और अलाउद्दीन खिलजी के समय ही मलिक काफूर एक गवर्नर था। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है, संबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो संबलपुर जो जगह है वह उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो किस नदी के किनारे यहाँ पूछा जा रहा है, तो विकल्प हैं महानदी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा, यमुना, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो संबलपुर महानदी के किनारे स्थित है जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ए। दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ आपको देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ देखना है कि कौन सा इसमें सही रूप से मैच नहीं है। पोलो, एजरा ट्रॉफी, यानी कि यहाँ खेल का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उससे संबंधित ट्रॉफी का नाम दिया हुआ है। आपको देखना है कि यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 में से कौन विकल्प सही नहीं है। अगर एक से अधिक सही नहीं है तो आपको ई ऑप्शन देना होगा, कोई नहीं सही है तो भी आपको ई देना होगा। पहला है पोलो, एजरा ट्रॉफी, फुटबॉल, ड्यूरेंट कप, हॉकी, आगा खा कप, बैडमिंटन, डेविस कप। तो देखिए इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी। यानी कि जो डेविस कप जो है वह बैडमिंटन से नहीं बल्कि डेविस कप फुटबॉल से संबंधित होता है। ठीक है, तो देखिए पोलो से एजरा ट्रॉफी, पोलो सही है, ड्यूरेंट फुटबॉल बिल्कुल सही है, आगा खा कप हॉकी बिल्कुल सही है, लेकिन डेविस कप जो है वह फुटबॉल से संबंधित है ना कि बैडमिंटन से। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ज्योग्राफी से संबंधित है। जवादी हिल्स किस राज्य में पाई जाती है। मिजोरम, असम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों जो जवादी हिल्स है भारत के सुदूरतम जो दक्षिणतम राज्य है वहाँ पर स्थित है। यानी कि जवादी हिल्स भारत के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में यह स्थित है। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका डी।
अगला प्रश्न को देखते हैं 32 नंबर प्रश्न, अपिक्को आंदोलन के प्रमुख कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन, पांडुरंग हेगड़े, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडीदास, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सबसे पहले यह देखिए कि आखिर एपिक्को आंदोलन कैसा आंदोलन है। तो जब चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड में प्रारंभ किया गया था, तो उसी से प्रभावित होकर पांडुरंग हेगड़े के द्वारा 1989 ईस्वी में केरल के अंतर्गत एपिक्को आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसका भी मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण ही रहा है। तो प्रश्न है कि एपिक्को आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पांडुरंग हेगड़े। अगर प्रश्न आए कि कब शुरू की गई, तो जून 1989 में शुरू की गई। कहाँ शुरू की गई? तो केरल के अंतर्गत शुरू की गई। किस विचारधारा से प्रभावित थी? तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाए गए चिपको आंदोलन यानी कि पर्यावरण संरक्षण से प्रभावित थी। तो 32 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए बीपीएससी के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। 66वीं बीपीएससी में आप पूछा जा चुका है कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, और ऐसी अधिक पूछने की संभावना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। और हाल ही में जो राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया है, जैसे कई सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, इसमें प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान को आपको याद रखना होगा। उसी में एक नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है, यानी कि 33 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 34 नंबर प्रश्न, सुबनसिरी बांध किस राज्य में स्थित है? असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सबसे पहले यह प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यह किस राज्य में स्थित है। उसके बाद मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि यह किन दो राज्यों के बीच सीमांकन करती है या किन दो राज्यों के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो सुबनसिरी जो बांध है वह अरुणाचल प्रदेश में, पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सुबनसिरी बांध यह सुबनसिरी नदी पर स्थित है। ठीक है, प्रश्न है कि सुबनसिरी बांध किस नदी पर स्थित है? सुबनसिरी नदी पर स्थित है, और यह मेनली असम और अरुणाचल प्रदेश, एपी में शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया हूँ, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं, यानी कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। तो कौन सी बांध? सुबनसिरी बांध। किस नदी पर? सुबनसिरी नदी पर। किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। किस राज्य में यह स्थित है भौगोलिक रूप से? तो यह अरुणाचल प्रदेश के राज्य में स्थित है। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका सी। दोस्तों अगला 35 नंबर प्रश्न है, मयानी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अभी हमने बताया कि राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभयारण्य, ये सब जो टॉपिक है वह बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी फेवरेट टॉपिक है। तो महत्वपूर्ण टॉपिक को आपको याद करना होगा। मयानी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वन लाइनर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। अभी हमने नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा की, वह भी महाराष्ट्र में स्थित है। मयानी पक्षी अभयारण्य की अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ, यह भी महाराष्ट्र में स्थित है, यानी कि 35 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला 36 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देगा। यह वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भाग 2 है वह नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, और इसके अंतर्गत आर्टिकल 5 से 11 तक में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिया गया है। इसी के अंतर्गत आर्टिकल 9 है, वह प्रावधान करता है कि अगर कोई भारत का नागरिक किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अपनी स्वेच्छा से स्वीकार कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, उसे त्याग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हाल ही में सीएए संबंधित न्यूज में रहा है। तो नागरिकता से संबंधित प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। तो इसका वर्णन भारतीय संविधान का आर्टिकल 9 में किया गया है, यानी कि 36 का आंसर होगा आपका डी।
दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। नुब्रा और श्योक किस नदी की सहायक नदियां हैं? सतलज नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, चिनाब नदी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो नुब्रा और श्योक नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो वह सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अगर इनकी उत्पत्ति के बारे में चर्चा किया जाए तो यह सियाचिन ग्लेशियर से इनकी उत्पत्ति होती है। दोनों नदियों की उत्पत्ति सियाचिन ग्लेशियर से होती है। और किसकी सहायक नदियां हैं यह? तो सिंधु की सहायक नदी है, यानी कि 37 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 38 नंबर प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 10 दिसंबर, 28 अगस्त, 14 जनवरी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह इसीलिए मनाया जाता है कि मानवाधिकार से संबंधित रिपोर्ट 10 दिसंबर 1992 ईस्वी को यूनाइटेड नेशन के द्वारा स्वीकार किया गया था और इसी के यादगार में 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, यानी कि 38 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है? माउंट डेनाली, माउंट एकांकागुआ, माउंट एलब्रस, माउंट किलिमंजारो, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी यहाँ पर पूछा गया है। तो उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी की अगर चर्चा किया जाए तो माउंट डेनाली जो है वह उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। अब प्रश्न है कि माउंट डेनाली किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है? तो माउंट डेनाली माउंट मैकिनले की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। यानी कि उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत माउंट मैकिनले पर्वत है और माउंट मैकिनले की सर्वोच्च चोटी जो है वह माउंट डेनाली है। यहाँ जो विकल्प 3 और विकल्प दिए गए हैं इसके बारे में मैं संक्षेप चर्चा कर दूं। माउंट एकांकागुआ है, कहाँ पर स्थित है? आप लोग ज्योग्राफी में इसे सर्वोच्च चोटी वाला पार्ट को जरूर कंप्लीट कर लीजिए। माउंट एकांकागुआ है वह अर्जेंटीना में स्थित है, ठीक है। माउंट एलब्रुस जो है वह यूरोप में स्थित है। माउंट किलिमंजारो जो है वह तंजानिया में स्थित है। तो यह चारों विकल्प के बारे में मैंने चर्चा कर लिया। तो उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट डेनाली। माउंट डेनाली किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है? तो माउंट मैकिनले की। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न और आज का जो लास्ट प्रश्न है उसे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन फाइनल 2021 का विजेता कौन है? रोजर फेडरर, एंडी मरे, नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ओपन फाइनल 2021 का जो विजेता है वह नोवाक जोकोविक है, यानी कि 40 का आंसर हो जाएगा आपका सी। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के वीडियो के अंतर्गत 40 प्रश्नों से संबंधित सेट को डिस्कस किया गया है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी और हमारे चैनल से आप अवश्य जुड़ेंगे। एकेडमिक्स फॉर सीएसई यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी के लिए जहां पीटी जज योरसेल्फ प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, वहीं मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के जरिए आपको मेंस वीडियो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मेंस सैटेलाइट प्रोग्राम के जरिए यह कार्य किया जा रहा है। हमारे चैनल से आप अवश्य जुड़ें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।